हेलो एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका एकेडमी प्लस पे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज परसेंटेज। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर परसेंटेज या फिर पूरा, मैंने आपसे पूछा था, पोलिंग कराया था कि कैसा क्या किया जाए, कैसे शुरुआत किया जाए। तो आपने कहा था सर चैप्टर वाइज लेके चला जाए। तो चैप्टर वाइज हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे। और ये अभी फर्स्ट क्लास मैंने परसेंटेज का लिया है। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये क्या है, बैकबोन है। पूरी अरिथमेटिक का ये बैकबोन है, परसेंटेज और रेशियो। अगर बैकबोन में क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी बहुत इजीली। सपोज करो अगर आपको परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट समझने में दिक्कत नहीं होगी, सिंपल इंटरेस्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन के मिक्सचर एलिगेशन के भी आप बना लोगे। हालांकि मिक्सचर एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, बट फिर भी इतने टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे परसेंटेज अगर आपका क्लियर है तो। बाकी जो चैप्टर रहते हैं मोस्टली चैप्टर रेशियो से कवर हो जाएंगे और बाकी जो है वो कैलकुलेशन का मामला है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक चैप्टर से इतने सारे चैप्टर आपके रिलेटेड हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से इतने सारे चैप्टर की समस्या सॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बैकबोन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल के एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है कि क्वेश्चन का लेवल जो है, क्वेश्चन कुछ ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आपने देखा नहीं कभी। अभी मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं इसमें सीजीएल के प्रीवियस ईयर के, तो आप देखोगे कि कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कभी देखा नहीं है। वो आया है, आपने बनाया भी है, बट डाटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, उस पर स्पेशली फोकस रहेगा हमारा कि उस पर कैसे काम करेंगे। इसके लिए ज़रूरत है हमें एक एक स्टेप, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में आप ध्यान से समझते जाना। ये लेक्चर लगभग 1 घंटे के करीब का होगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे, क्योंकि ऐसे में ये कोई मूवी तो चल नहीं रही है कि आप बैठ गए सिर्फ देख रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो कि इस क्लास का पूरा बेनिफिट हो तो आप ज़रूर पेन और पेपर लेकर बैठें और साथ साथ में अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसे सॉल्व करें। ओके, साथ में नोट्स नहीं बनाना, ठीक है, साथ में नोट्स नहीं बनाना। आप नोट्स बाद में बनाना। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है एकेडमी प्लस का, स्पेलिंग देख लेना भाई, ये है एकेडमी प्लस। तो ये टेलीग्राम पे आप सिंपली सर्च करना, ज्वाइन हो जाना। तो इस ग्रुप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद हैंड रिटन, जो मैं लिख रहा हूँ ये भी मिल जाएगा आपको वहीं, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये पूरे लेक्चर में ये पूरी सीरीज चलेगी परसेंटेज की। पूरा जो भी क्वेश्चन है बेसिक से मेंस लेवल तक चलेगा और 2011 से 18 तक के टियर 2 वाले भी सभी क्वेश्चन डिस्कस होंगे। कुछ चीज़ें और है जो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीजीएल 2019 में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में, और सीपीओ 2019 में, सॉरी सीपीओ 2018 वाला हुआ था कुछ दिन पहले, पता नहीं हुआ तो 19 में ही था, तो उसके सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो जो भी अभी मैं चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ तो वहाँ से क्वेश्चन कलेक्ट करके मैं सभी क्वेश्चन इसमें डालता जाऊँगा। तो यूँ समझ लो कि आपको ये एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे मिलने वाला है। अगर आपको परसेंटेज में प्रॉब्लम है तो ये चैप्टर देखो, पूरी की पूरी परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, सभी ऑफलाइन तो कोचिंग है सब बंद है, ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है। और कुछ लोग जो पहले से ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनके लिए तो कुछ भी नई बात नहीं है, लेकिन जो लोग नए ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपको विल पावर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा जरिया है कि वहाँ पे आपको 78 इंटरटेनमेंट के साधन है। आप एक वीडियो देख रहे हो, साइड में कुछ और आ जा रहा है, ठीक है ना, कुछ ऐड आ गया तो आप देखने लगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। तो इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए। आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ आप एक ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको रिमाइंड रखनी पड़ेगी, हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आप प्रिपरेशन सही से कर पाओगे। अगर आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है कि हाँ एक चीज़ आप लगातार नहीं पढ़ सकते, तो यूँ समझ लो आपके विल पावर में कमी हो रही है। एक बार इस चीज़ को थोड़ा सोचना, ठीक है। ये पूरा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में कॉन्सेप्ट भी होगा, इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना।
और ये पूरी सीरीज़ आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। अगर आप चाह रहे हो पूरी सीरीज़ आपको मिले तो एकेडमी प्लस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, तो बाकी आगे के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इस जैसे कि जो लोग ऑफलाइन में मुझसे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैं बहुत सारे मेथड बताता हूँ, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे मेथड देखने को मिलेंगे। और क्लास के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF मिल जाएगा ताकि आप इजीली अपना नोट्स बना सको। साथ में नोट्स बनाना ज़रूरी है क्योंकि आप पढ़ते रह जाओगे। ऐसे देखो क्लासेस कभी ख़त्म नहीं होती, अभी चल रही हैं, कल कोई नई चीज़ आएगी फिर भी पढ़ोगे, तो ऐसे पूरी ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते बीत जाएगा। जब तक एक आपके पास नोट्स नहीं है, वो नोट्स क्या होगा आपके एग्जाम के टाइम पे काफ़ी हेल्प करेगा। नोट्स रहना बहुत ज़रूरी है। जब नोट्स रहेगा आप एग्जाम टाइम पे फटाफट रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस तो करते रहोगे, रिवाइज कर लोगे। नोट्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे रहने चाहिए, प्रैक्टिस के क्वेश्चन वहाँ नहीं होने चाहिए। कुछ नया लगता है आपको कि हाँ ये नया है तो आप नोट डाउन कर लो। तो नोट्स इस टाइप से आपको बनानी है, ओके। लेकिन साथ में नोट्स नहीं बनाना, ओके। मैं ये क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ शुरू में ही, आप समझ लेना। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ये पूरी गाइडलाइन है हमारे क्लास की, इसको आपको फॉलो करना है ध्यान से। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, जिन लोगों की कैलकुलेशन वीक है उनके लिए मैं टेलीग्राम पे हमेशा एक सीरीज चला रहा हूँ। ये मेरी राइटिंग थोड़ी उटपटांग आ रही है, समझ लेना आप, धीरे धीरे अभी मैं हैबिचुअल हो जाऊँगा इसका। कैलकुलेशन की सीरीज चला रहा हूँ, कैलकुलेशन क्विज मैं कराता हूँ रोज़, लगभग 4-5 क्विज आता है। तो आप वो बिल्कुल फ्री है, आप जाके आराम से कैलकुलेशन क्विज दो और अपना रैंक देखना। कैलकुलेशन आपकी बहुत जल्दी स्ट्रांग होगी, विश्वास करना, कोई भी इस चीज़ पे काम नहीं करता। ठीक है, कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है। एक लेवल होता है स्टूडेंट्स का कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो वो कॉन्सेप्ट सीखता है। एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे कॉन्सेप्ट आता है फिर भी एग्जाम नहीं निकलता, तो उसकी कमी यहाँ होती है कैलकुलेशन। तो ये इस कमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ सीरीज चला रहा हूँ। 5-7 क्विज अभी अपलोड हो चुके होंगे, तो आप ये एकेडमी प्लस टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और ज्वाइन दोनों कर लेना, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे आज के टॉपिक पे। तो अब यहाँ पे सीधे हम इंट्रो की बात करते हैं कि भाई परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें आप सीखोगे। तो बेसिक बात ये है परसेंटेज की, आपको मैं ये नहीं बताने जाऊँगा परसेंटेज क्या होता है ना। किसी चीज़ को 100 पे काउंट करो वही परसेंटेज होता है। जैसे समझ लो कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, लगभग मोस्टली चीज़ों को हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं। फर्स्ट परसेंटेज में एंड सेकंड रेशियो में। परसेंटेज में डिनोट करते हैं और दूसरा रेशियो में। ये थोड़ा उटपटांग लिख जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। और दूसरा किस में, रेशियो में डिनोट करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100, ठीक है, पर 100 पे कैसे डिनोट करना है। और रेशियो का मतलब क्या होता है, 1, सॉरी नॉट रेशियो, दिस विल बी फ्रैक्शन। बात एक ही है बट मैं फ्रैक्शन लिखना ज़्यादा सही है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहता हूँ कि आपको फ़ी देनी है कहीं, मैं आपसे कहूँ कि आप क्या करोगे, आपको फ़ी देनी है, तो आप अपने पापा से क्या कहोगे कि पापा मुझे अपनी सैलरी का 1/2 दे दो, 1/3 दे दो, या 50%, 20% कुछ मांगोगे, ऐसा है ना। तो जो भी है आप मांगोगे, 20% की भाषा में भी मांगते हो, है ना, 30% भी मांगते हो, 50% भी मांगते हो, ठीक है, हाफ भी कहते हो। तो कहने का मतलब ये है कि उसी चीज़ को डिनोट करने के लिए आप ये दोनों चीज़ का यूज़ करते हो। बात एक ही है, आप परसेंटेज 50% कह लो या हाफ कह लो, बात तो एक ही है ना। तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को हम इन्हीं 2 तरीके से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों में कुछ रिलेशन है, इस चीज़ को हम समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ इन दोनों में क्या रिलेशन है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ फ्रैक्शन की दुनिया में 1 क्या है, फ्रैक्शन की दुनिया में 1 का मतलब होता है टोटल। सिमिलरली परसेंटेज में टोटल क्या होता है, 100%, ठीक है। 1 क्या होता है, फ्रैक्शन में टोटल होता है, और परसेंटेज में 100% क्या होता है, टोटल होता है। दोनों का मतलब ही टोटल होता है। अब मैं कहता हूँ कि इस 1 को मैं हाफ करता हूँ, आधा करूँगा तो इधर भी आधा होगा, कितना हो जाएगा, 50%। अगर इसका एक और हाफ करूँगा तो क्या बनेगा, 1/4। इसको भी हाफ करना पड़ेगा, 25%। 1/4 को और हाफ करो तो क्या बनेगा, 1/8। 25% का हाफ करो तो क्या बनेगा, 12.5%। 1/8 का और हाफ करो
1/16, तो ये क्या बनेगा 6.25%। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ से मैंने एक फ्रैक्शन लिया, उसी का हाफ करके इतने सारे फ्रैक्शन और परसेंटेज बना दिया मैंने। अब इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप खुद प्रैक्टिस करना। मैं थोड़ा सा अभी 5-7 मिनट, ये पहला क्लास है तो कुछ बेसिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं सीधे आ जाऊँगा, अपनी रफ्तार में आ जाऊँगा, तो पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा समझ लो, जो लोग न्यू होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो थोड़ा सा उनके लिए आसानी होगी। अब मैं ये 1/2 = 50% लिखा हूँ, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। 1/2 50% है। अब आपको मान लो ये तो 1 = 100% से मैंने बनाया। अगर जनरली मैं पूछूं तो जनरली क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे एग्जाम में मान लो हाई स्कूल में 10th क्लास में 600 मार्क्स का पेपर होता है, कोई स्टूडेंट्स हो 300 मार्क्स लाए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना परसेंट लाए, तो आप इजीली बता लोगे, है ना, आपने निकाला भी होगा। अगर नहीं निकाले हो तो समझ लो 300 लाया आउट ऑफ 600 टोटल, तो 100 पे कितना होगा, यही हम फाइंड आउट करते हैं। 0000 खत्म, 6 से खत्म 50, यानी 50% क्या आ जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि अगर ये देखो, अगर कोई चीज़ हमें परसेंट निकालना है तो हम किस पे निकालते हैं, 100 पे निकालते हैं। जैसे मान लो 200 मार्क्स आए किसी के, तो 200 आए कितने में से, 600 में से, तो 100 पे कितना होगा, खत्म, ये आ गया 00, 200/6 या 100/3, है ना, 33 कंप्लीट, 1/3% ये मार्क्स आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको मार्क्स निकालने हैं तो आप 100 पे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात और समझ लो, एक बात और, कि अगर मैं कोई फ्रैक्शन लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 1/2, अब मैं पूछ रहा हूँ ये कितना परसेंट है, तो परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंट निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी बात है। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ, मैं कहूँ 50% है, तो बताओ फ्रैक्शन में क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100, परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, 1/100। अगर परसेंटेज इक्वल टू 1/100 है तो 50 × 1/100 कितना बन जाएगा, बताओ, 1/2, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 1/2। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनानी है तो इजीली बना सकते हो। क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का वैल्यू रख दो, परसेंटेज से आपको चेंज करना है किस में, फ्रैक्शन में। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी, मैं डिस्कस कर लेता हूँ आज। जैसे मान लो आप 50%, तो अभी बताया था 15% के लिए, 15% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 15 × 1/100 करूँगा, 5 3 जा हो जाएगा, 5 का ये 20 हो जाएगा, 3/20 आगे, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजीली आप बना सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ 67.5%, अगर मैं 67.5% कह रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, 67.5% का मतलब होता है 1/100। डेसिमल हटाओ, 0 चिपका लो, अब ये कट कर लो, कितने से कटेगा, 25 2 जा 50 एंड 175, दिस विल बी 25 7 जा 25 4 जा यानी 40, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा। आप इजीली परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और फ्रैक्शन से परसेंटेज भी बना सकते हो, कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है, यहाँ तक बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 10% का फ्रैक्शन में क्या होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए कि परसेंट का मतलब 1/100 है, 0 0 खत्म, 1/10 हो गया भाई, 1/10। अब एक चीज़ समझना, एक और मैं पूछ लेता हूँ, 20% बताओ, तो आप कहोगे सर परसेंट का मतलब 1/100 है, 20/100 करेंगे, 0 0 खत्म, 2 5 या 10, दिस विल बी 1/5, सो इजी, 1/5 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे ही 40%, कोई मुश्किल नहीं, 40% कितना हो जाएगा बताओ, 2/5 आ जाएगा, ऐसे ही निकाल लोगे। अब समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैंने कहा कि अगर 10% कितना आ गया, 1/10, ठीक है, 10% कितना आ गया, 1/10 आ गया, 10%। अगर मुझे 20 निकालना है तो 10 का ये कितना टाइम है, 2 टाइम है, इधर भी मैं 2 टाइम कर दूंगा, बोलो भाई। अगर 1/10 का मैं 2 टाइम करूंगा तो 1/5 आ जाएगा। अगर 20% 1/5 है तो 20 का मुझे 40 निकालना है, कितना गुना हुआ है, 2 गुना, तो 1/5 को भी मैं 2 गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2/5। सिमिलरली जैसे मानो एक डाटा दिया हुआ है यहाँ 12.5%,
12.5% होता है 1/8, ठीक है। 12.5% 1/8 होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 25, ध्यान से समझना, 25%, 12.5 का कितना गुना है? 2 टाइम्स। तो इधर भी मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा, 2/8 मतलब 1/4 हो जाएगा कि नहीं। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 3 से, तो कितना बनेगा ये? 37.5%, यही बनेगा। क्या बनेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस लेता हूँ थोड़ा, 37.5%। अगर मैं इसमें 3 से गुणा किया हूँ तो इसमें भी मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो ये भी क्या बन जाएगा? 3/8। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12.5 4 जा हो जाएगा 50%, और इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4/8 मतलब होता है 1/2। अगर मैं इसमें 5 से करता हूँ तो ये होता है 62.5%, और ये कितना हो जाएगा? 5/8। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये 1/8 वाला। अगर मैं 6 से करता हूँ तो कितना होगा? 12.5 6 जा कितना होगा बताओ? 75%। और इसमें भी 6 से कर लो तो कितना हो जाएगा? 6/8। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा जी 3/4। क्लियर है? अगर मैं 7 से करता हूँ तो ये बनेगा 87.5%, एंड 87.5% इक्वल कितना हो जाएगा? 7 से किया हूँ तो ये 7/8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक डाटा से आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। तो इस पूरे डाटा का यहाँ मैंने ऊपर पूरी सीरीज दी हुई है, इसको आप ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना है। ध्यान दो, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 1/2, 1/2 50%, अभी मैंने बताया 1 कितना है? 100%, ठीक है। 1/3 33.33। अब 0.33 है, इसको आप फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, 33 कंप्लीट 1/3% हो जाएगा। 1/4 25, 1/5 26। इसमें कुछ डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/8 इंपॉर्टेंट है, 1/7 भी इंपॉर्टेंट है, 1/9 भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला डाटा देखो 1/12 8.33%, 1/13 काफ़ी कम पूछा है, बट ये वाला डाटा इंपॉर्टेंट है। 1/19 कितना होता है? 5.26%। ध्यान देना, 1/19 5.26% होता है। 1/17 भी इंपॉर्टेंट है, 5.88% होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला डाटा और देखना 1/29 क्या होता है? 3.44%। अभी मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3.44%। ये वाला डाटा और है, एक डाटा और है 1/29 हो गया, 31, ओके वही 1/31 होता है 3.22%। तो इतने डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 1/20 तक तो आपको आने ही चाहिए, यहाँ से ऊपर तो पूरा आने ही आने चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट नहीं है, यहाँ कोई पूरा आना चाहिए। अब ये आएगा कैसे, इसके लिए मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप फॉलो करेंगे। अगर आप मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ फॉलो करोगे तो मैथ सिखाने की गारंटी मेरी है, एकदम आसानी से सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप में क्विज बताए हूँ वो क्विज रेगुलर दो, कैलकुलेशन उससे स्ट्रांग होगी आपकी। भले मार्क्स 0 आए, अगेन दो, तब तक क्विज दो जब तक पूरे 5 में 5 सही ना कर लो, ठीक है। अगेन देते जाओ, जब 5 में 5 होने लगे सब, तब नए वाले भी देना, क्योंकि रैंक तो आपकी नहीं सुधरेगी। जब रैंक 1 आने लगे तब समझ लो कि हाँ आप सुधार हो रहा, ओके। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा था, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको 1/20 तक सभी आना चाहिए, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अगर 1/20 तक आपको आता है, इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत काम की चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब समझो आपको क्या करना है। एक चीज़, जैसे मान लो यहाँ मैं जगह ले लेता हूँ, जैसे मान लो कि मुझे पता है 1/2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, या 1/8 लेता हूँ, कोई बात। 1/8 जैसे अभी मैंने बताया था, 1/8 कितना होता है? 12.5%, ठीक है। अब एक डाटा मैंने लिया सिंपली 1/8। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, उतना डाटा याद हो जाने के बाद आपको करना क्या है, देखो 1/8 के बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, तो ये 2/8 होगा यानी 1/4 हो जाएगा। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर हुआ है तो ये हो जाएगा 25%, ओके। देन आफ्टर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो क्या बनेगा? 3/8, और ये क्या बन जाएगा? 37.5%। देन आफ्टर आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये बनेगा 1/2, और ये बन जाएगा कितना? 50%। देन आफ्टर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5/8 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 12 5 जा 60 यानी 62.5%, ओके। फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है,
6/8। अब मन करे तो करो, बट 6, 7 मन करे तो करो, बट मेरा सलाह है कि 5 तक एटलीस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन जरूर करनी है। कहाँ तक? 5 तक, ठीक है। 5 तक मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 तक मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 5 तक आप मल्टीप्लाई करोगे हर फ्रैक्शन की, 5 तक आप हर फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करोगे, इससे आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, करनी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख दिया 5 तक मल्टीप्लाई करनी है, सभी में करनी है। अगर आप 5 तक मल्टीप्लाई करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ वैल्यू हैं, जैसे मान लो, अब ये मैं इम्पोर्टेंट क्यों बता रहा था 1/29 को और इसको क्यों बता रहा था, इसके पीछे कारण है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 3 दिख रहा है, ध्यान से समझना, सेम नंबर दिख रहा है 1.33%, 33.33, तो मैं 33 को जनरली कहता हूँ 1/3 है, ठीक है। और मैं डिवाइड करूंगा 33 दिखेगा। 6 दिख रहा है, इसका मतलब ये है 6 दिख रहा है, तो मैं कहूँगा भाई 33 है तो 3/9 होता है। जनरली क्या होगा, ध्यान दो, फिर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जनरली क्या होगा कि अगर टू ए पॉइंट, अगर कहीं A.A% है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, A कंप्लीट A/9 है, A कंप्लीट A/9 है, समझना, A कंप्लीट A/9, A/9 का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने लिया 33.33%, 33.33%, ठीक है। तो 33 कंप्लीट 3/9, अगर मैं इसे 3/9 करूंगा या 1/3 करूंगा, बात एक ही है। तो अगर डिजिट सेम है तो बाई में हम क्या लेते हैं, 9, यानी हम कहते हैं कि ये रीअकरिंग है, बार बार आ रहा है। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, पॉइंट ए पे ABC तीनों पे बार हो तो क्या होता है, ABC/9, यही होता है, ठीक है ना। तो ये वही है, अगर रीअकरिंग है तो ऐसा होगा, सेम डिजिट है तो नीचे क्या होगा, 9 होगा। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसका कुछ एक्सेप्शन है जो मैं यहाँ आपको बताया हूँ ऊपर। देखो ये 1/29 3.44%, जब आप 1/29 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये 3.44 से ज़्यादा होगा, ये रीअकरिंग नहीं होगा, ये डिफरेंट आएगा। तो अगर आप 3.44/99 करोगे, ये पॉइंट नहीं रहेगा, 3 कंप्लीट 44/99 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और आप पड़ जाओगे टेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है 1/29 और ये 1/31, ये क्या है, एक्सेप्शन है। और ये है 2.88%, एक और था, सॉरी वो 5.88, ये 1/70, ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप क्या जाननी चाहिए, बेसिक में आपको लगभग आधे घंटे में ले लेता हूँ आपको बेसिक के लिए, समझ लो। बेसिक में और क्या जाननी चाहिए, सपोज दैट मान लो 25% है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। अब मैं कहता हूँ किसी नंबर में हमने 25% बढ़ा दिया, बढ़ाने का मतलब क्या है कि नंबर 4 था और हमने 1 बढ़ा दिया। अब 1 क्यों बढ़ा दिया समझ लो, और भी डेप्थ में मैं बता देता हूँ, समझो, ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 25% अगर हमने किसी नंबर में बढ़ाया है तो जनरली आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर मैं मान लेता हूँ नंबर x है, ठीक है, आप कहोगे नंबर x है, और उसके बाद से हम कहेंगे कि भाई x का 25%, फिर हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यही होगा ना, यही कहना चाह रहे हो आप। बट मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं x क्यों मानूँ, x मैं नहीं मानूंगा। अगर मुझे मानना होगा तो मैं बेस मानूंगा, किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसका बेस को मैं नंबर मानूंगा। इससे फायदा क्या है, पहला फायदा समझो, मुझे पता है 4 का 25% क्या होता है, 1। ये रिलेशन हमेशा होगा, किसी भी फ्रैक्शन में ले लो, जैसे मान लो 30% कितना है, 3/10, तो 10 का 30% होगा 3। मान लो 20% इक्वल टू 1/5, 5 का 20% होता है 1, 37.5% क्या होता है जनाब, 3/8।
8 का 37.5% कितना होगा 3। तो इससे फायदा क्या होगा समझो, x के जगह पे अगर मैं 4 मानता हूँ तो मैं कहूँगा संख्या 4 है, और 4 का 25% मुझे पता है क्या दिया है a, और यही इसमें जोड़ना है। तो मुझे पता चल गया कि संख्या 4 थी और कितनी हो गई 5। क्या समझ में कि अगर मुझे 25% बढ़ानी है, इसका मतलब संख्या 4 से कितना होगा 5। ठीक, अगर 25% बढ़ानी है, 25% क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 4 से 5 हो जाएगी। ठीक, जैसे मान लो अगर 30% बढ़ानी है तो 30% का मतलब 3/10 है, संख्या 10 है, 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से 13। अगर 30% मुझे घटानी है तो ये भी बढ़ा, घटानी है तो क्या हो जाएगा, संख्या 10 है, 3 घट गया, आसान है, 10 से 3 गया 7। क्लियर है। अगर 40% बढ़ानी है तो बताओ भाई, 40% का मतलब क्या है 2/5, तो यानी संख्या 5 थी, 2 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी 7। कोई डाउट? अब ये बढ़ाने घटाने की बात है तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो अगर कोई फ्रैक्शन है 20% इंक्रीज कर दिया गया तो कितना हो जाएगा, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, 5 से 1 बढ़ा दिया गया 6/5। अब ये जो मैं बढ़ा रहा हूँ इसी को मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ। 30% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30% होता कितना है 3/10, 10 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया 13/10। खत्म। अगर 37.5% बढ़ा दो तो क्या होगा 3/8, 8 से 3 बढ़ गया, कितना आ जाएगा 11/8। तो बड़ा आसान चीज है, आप बढ़ाना घटाना ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, इस पे थोड़ा सा विचार करना आप, ठीक है। और सभी जितने फ्रैक्शन के डाटा हैं इनसे खेलना और दिमाग में सोचना कि भाई 62.5% बढ़ा दिया गया तो क्या होगा। अगर आपको डाउट हो कि आप सही कर रहे हो या नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे अपना डाउट भेजना, छोटे से छोटा डाउट भी क्लियर होगा। ओके, सो ये परसेंटेज का बेसिक रहा। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। एक डाटा और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, 1/7। 1/7 क्या होता है 14.28% लिखते हैं, लेकिन जनरली ये होता है 2857%, 14.2857%। अब ध्यान देना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1/7 से मुझे ध्यान आया साइक्लिक नंबर, ध्यान देना। हालांकि ये नंबर सिस्टम में मैं आपको बताता, लेकिन 1/7 था तो मैं बता दिया। 1/7 होता है यही 0.142857। 1/17 ये भी साइक्लिक नंबर है और ये भी साइक्लिक नंबर है। 1/19 ये बहुत बड़े बड़े साइक्लिक नंबर है, इसके एग्जाम में आने की संभावना है, ये आ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं सिर्फ ये बताऊंगा। अब साइक्लिक नंबर होता क्या है, साइक्लिक नंबर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है ABCDEF, ठीक है, और इसमें मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जो रिजल्ट आता है वो इसी में साइकिल होके आता है। जैसे मान लो मैं BCDEF A ये आ गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो भाई बताओ n क्या है, ठीक है, n का मान क्या होगा। तो बड़ा ही स्ट्रेंज और आसान सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। इसी को कहते हैं साइक्लिक नंबर, ठीक है, यानी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इसी का डाटा रिपीट होकर इसमें आता है, ठीक है। जैसे 142857 को मैं लेता हूँ, अगर इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या सेम ही आएगा, ये तो पूछने वाला सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर इसमें मैं 142857 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या देगा, ये मिलेगा 14 2 जा 28, यानी 285714, देख लो यही देगा, 2 7 जा 14 10 सब यही आएगा, ठीक है, 285714। अगर इसी नंबर में 142857 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या देगा बताओ, ये देगा कितना 14 42, यानी ये यहां से शुरू होगा 428571 यहां शुरू होगा। आप देख रहे हो, कुछ आइडिया मिल रहा है आपको, है ना। अगर मैं 142857 में 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कहां से खत्म होगा 571428, ये यहाँ बीच में गैप क्यों हो गया इतना, ठीक है, आप समझ लेना। तो ये इतना बनेगा, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम नंबर रिवर्स होके आएगा। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन का जवाब दो, ABCDEF को अगर n से मल्टीप्लाई करने पे BCDEFA बन रहा है
तो n का वैल्यू क्या होगा। अब देखना यहाँ किससे रिपीट हो रहा है, दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर से यानी 4 से रिपीट होना चाहिए। 4 से कब रिपीट हुआ है, जब 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 3। बड़ा आसान सा सवाल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चीज आप याद रखना, जरूर नोट कर लेना, ठीक है, बहुत काम की चीज है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बताओ। इफ ABCDF इज अ मल्टीप्लाइड बाई n, रिजल्ट विल बी DEF ABC। देखो भाई ABCD DEF से, D से रिवर्स हो रहा है, रिजल्ट D से आ रहा है। तो आप हमें बताओ कि n क्या होगा। अगर D से आ रहा है तो आप ऐसे समझो, ये क्या था 1 4 2 8 5 7, तो D क्या है 8, D क्या है 8 है, ठीक है। अगर D 8 है तो 8 से ABCD, D से रिजल्ट आ रहा है, तो D से रिजल्ट आने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, D से रिजल्ट आने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ D से, D क्या है, सॉरी हाँ, यहाँ 1 4 2 8, 8 से रिजल्ट लाना है। तो 8 से रिजल्ट लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14 छके 84, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 6 से। अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 8 5 7 1 4 2, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। बट क्या ऑप्शन में 6 दिख रहा है कहीं, जी नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ऑप्शन में एक 6 बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान दो। या फिर एक ऑप्शन में यहाँ नन ऑफ दीज ही कर लेता हूँ, क्यों, यही सही रहेगा। 6 बना लो या नन ऑफ दीज कर लो, बात एक ही है। एक ऑप्शन में यहाँ नन ऑफ दीज कर देता हूँ, नन ऑफ दीज, ठीक है, अब सही है। तो एक ऑप्शन नन ऑफ दीज रहेगा तो इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो चलो भाई, ये समझ में आ गया। तो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये आपका बन जाएगा क्या, नन ऑफ दीज, यानी आंसर क्या बनेगा 6। तो आपको साइक्लिक नंबर, मुझे पूरा विश्वास है क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक नंबर क्या है। चलो एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ। अगर ABCDEF है, इसमें मैं n से मल्टीप्लाई करता हूँ और रिजल्ट मुझे मिलता है BCDEF, तो n क्या होगा बताइए। अब n क्या होगा, अगर ABCDEF में मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो BCDEF A आएगा यहाँ, ठीक है। मुझे पता है कि साइक्लिक नंबर क्या है, 1 4 2 8 5 7, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे A लास्ट में जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया गया है तो B यानी 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 7 में मल्टीप्लाई करो, 4 आएगा कैसे, सॉरी 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3, सॉरी लास्ट में क्या आ रहा है A यानी 1, तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 देगा, 3 से, है ना। यूनिट डिजिट देख लो, आप कैसे भी समझ सकते हो। अगर मैं BC देखूंगा तो देखो BC कितना है 42, तो मैं कहूंगा कि भैया 14 तिया 42 होता है, 3 आएगा, यहाँ से भी क्लियर है। लास्ट में क्या है 7, और यहाँ यूनिट डिजिट रिजल्ट में क्या है 1, तो मैं कहूंगा कि 7 तिया क्या होता है 21 होता है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या बनेगा 3 बनेगा इजीली। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक और सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, एक और सवाल, आप बताओ कि साइक्लिक नंबर ये जो है इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, इसका सम ऑफ डिजिट कितना है, अंकों का योगफल कितना है, बताओ जल्दी भाई, कितना है 27। तो आप देखो 7 18 8 20 और 7 27, तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा इसका 27 होगा। ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। तो साइक्लिक नंबर समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है फ्रैक्शन, ध्यान दो। और फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सभी चीज हम देखेंगे। तो देखते हैं। अब देखिएगा फ्रैक्शन में, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो आपको पता होगा फ्रैक्शन में क्या होगा, ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में 2 तरह का फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, हालांकि होता 3 है, बट अभी हम 2 का यूज करेंगे, प्रॉपर और दूसरा क्या होता है जनाब, इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है लेस देन 1
और इम्प्रॉपर क्या होता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर, और जो फ्रैक्शन 1 से छोटा होता है वो क्या होता है, प्रॉपर। यानी आप कह सकते हो 1 से छोटा का मतलब क्या है कि न्यूमरेटर, यहां मैं बता रहा हूं, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये क्या है, फ्रैक्शन का कारनामा है, ये फ्रैक्शन है, ये आपको आनी चाहिए। तीसरा मिक्स होता है, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ डिस्कस करने का। अभी मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी परसेंटेज का ही पार्ट है, तो थोड़ा सा आप समझ लेना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं काफी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जनरली क्वेश्चन अगर मैं ग्रेटर स्मॉलर आपसे पूछूं, ग्रेटर स्मॉलर आपसे पूछूं, तो आपने पढ़ा होगा, बहुत समय बचपन में पढ़ा होगा, एलसीएम मेथड भी होता है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है, और न्यूमरेटर इक्वल करने वाला मेथड भी होता है, डिनोमिनेटर इक्वल करने वाला भी मेथड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड तो मैं यही बता दिया, वो मेथड आपको आता होगा, वो आप पढ़े होंगे, बट अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं रिसेंटली, वो वहाँ मेथड फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ना ही कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं अभी मैं कराऊंगा जिनमें ना ही आप न्यूमरेटर बराबर कर पाओगे ना डिनोमिनेटर बराबर कर पाओगे, तो मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कुछ चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं 3 तरीके डिस्कस करूंगा आज, तीनों तरीके आपको एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझना है। ओके, तो 3 तरीकों में मैं सबसे पहले छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ, एक एक चीज क्लियरली आप समझते चलना, उसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो अगर कोई नंबर मैं लेता हूँ, ठीक है, पहला तरीका, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, कोई फ्रैक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैं ले लिया 15/13 और यहाँ ले लिया 17/15। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये मान लो ए है, ये बी है, मैं आपसे पूछता हूँ दोनों में बड़ा कौन है। ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा, ये पहला तरीका है, और इसमें पहला काम क्या है, ध्यान दो। पहले आप डिफरेंस देखो तो 15 से ये सेम बड़ा है, कितना बड़ा है, 2, और 13 से ये सेम बड़ा है, कितना बड़ा है, 2। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आइडिया ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक एक चीज ध्यान से समझना। ये 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है, इधर भी 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो आप बताओ फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, कौन सा है। तो मैं देख रहा हूं कि ये फ्रैक्शन 15/13 क्या है, 15/13 इम्प्रॉपर है, ये 17/15 क्या है, इम्प्रॉपर है। यानी दोनों फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, ध्यान से समझना, अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, यहाँ पे आप डिवाइड कर लो, छोटा डाटा है तो डिवाइड कर लो। जनरली क्या होगा, 13/15 अगर आप फाइंड करोगे तो 13/15 कितना होगा, अगर आप फ्रैक्शन में निकालते हो, फ्रैक्शन में निकालोगे तो 15/13, 15/13 होता है 1.15। ये कितना होता है, 1.15। समझ लेना, मैं विद प्रूफ बता देता हूँ। 17/15 क्या होगा, देख लो, 17/15 होता है 1.13। इसका मतलब ये है जनाब कि ये वाला फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। यानी कि ये फ्रैक्शन कौन सा था, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये यानी फ्रैक्शन कौन सा था, ये इम्प्रॉपर था। ठीक है, इम्प्रॉपर था, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में जब हम बढ़ाते हैं, इम्प्रॉपर में सेम नंबर की बात कर रहा हूं, इम्प्रॉपर में जब हम कोई संख्या जोड़ते हैं, कोई समान संख्या, समान कह लो, ऊपर नीचे समान संख्या जोड़ते हैं, ये बातें एक एक बहुत काम की है, याद रखना। जोड़ते हैं तो क्या होता है, जोड़ते हैं तो नंबर, तो संख्या घट जाती है, तो संख्या क्या होगी, घट जाएगी। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये इम्प्रॉपर है 15/13, 17/15 और इसमें मैं सेम नंबर बढ़ा रहा हूं, तो ये जो रिजल्ट वाली नंबर है ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन एक और लेता हूँ, ये क्वेश्चन समझो।
अगर मैं यहाँ रखता हूँ 7/, एकदम छोटा 7/5, और यहाँ मैं लेता हूँ 9/7। अब आप बताओ दोनों में बड़ा या छोटा कौन है? अभी तो बड़ा आसान सा है, आप कर सकते हो। 7/5 कितना होगा आपको पता होगा, 5 1 जा और 5 4 जा, 1.4। ये कितना होगा 1.7 दूनी 14, 2। आप देख रहे हो कि ये क्या है, बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ये क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जब हम सेम नंबर जोड़ते हैं तो नंबर क्या होता है, घट जाता है। तो जो रिजल्टेंट नंबर है वो क्या होता है, घट जाता है। यानी ये वाला घट जाएगा और ये वाला बढ़ जाएगा। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। अगर इसी तरीके से मैं एक और नंबर लेता हूँ, चलो यहाँ एक और नंबर लेता हूँ, क्वेश्चन 3। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 15/13, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं कितना, 17/15। ये सेम नंबर लिए थे क्या, अभी लिए थे शायद, ये कोई दूसरा ले लेते हैं। अब मैं ले लेता हूँ एक प्रॉपर 15/17 ले लो, यहाँ बढ़ाओ 2, 17/19। अब बताओ इन दोनों में बड़ा कौन होगा, इन दोनों में बड़ा कौन होगा? अब इन दोनों में अगर आप देखोगे, डिवाइड कर लो, मन करे तो डिवाइड करके देख लो। अगर आप डिवाइड करोगे तो 15/17 क्या होता है, 15/17 होगा, 15/17 होता है 0.1888, ये होता है 0.88। और ये क्या होता है 17/19 क्या होगा जनाब, 17/19 होगा 0.89, समझना 0.89 ये होता है। यानी ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन सब बातों से ध्यान से समझना। पहली चीज कि ये देखो इन दोनों के बीच का जो गैप है 15 से 17 कितना है, 2 का। यहाँ जो गैप है कितना इंक्रीजमेंट हुआ है, 2 का। 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है। सेम, अभी हम सेम की बात कर रहे हैं, सेम इंक्रीजमेंट हुआ है। और ये नंबर कौन सा है, ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो आप कहेंगे जी प्रॉपर है, प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है और सेम इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब नंबर क्या हुआ है, जो बढ़ा है, रिजल्टेंट नंबर है वो बढ़ गया है। तो क्या समझ में आया, यहाँ ऊपर हमने लिखा था कि अगर इम्प्रॉपर में जब हम कोई समान संख्या जोड़ते हैं तो संख्या क्या होती है, घट जाती है। सिमिलरली प्रॉपर में जब समान संख्या जोड़ते हैं तो क्या होती है, समान संख्या जोड़ते हैं तो नंबर बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई प्रॉपर में जब समान संख्या आप जोड़ोगे तो नंबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी राइटिंग सच में इतनी बुरी नहीं है जितना आ रहा है। ठीक है, आप इग्नोर करना, मैं बोल रहा हूँ इसको समझते चलना, धीरे धीरे मैं बहुत अच्छा लिखूंगा। ठीक है, आपसे बढ़िया लिखूंगा। तो प्रॉपर में जब समान संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, नंबर बढ़ जाती है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो 17 में लेता हूँ कितना, 19, और यहाँ पे 2 जोड़ दिया 19.21। अब आप बताओ क्या है, ये क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। अगर प्रॉपर है तो बढ़ेंगे तो ये नंबर क्या हो, बढ़ाएगा तो नंबर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, मान लेता हूँ 19 है, 13 है, 21 है, 15 है। अब बताओ क्या होगा, ये संख्या कौन सा है, ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है इम्प्रॉपर। अगर ये इम्प्रॉपर है और मैं बढ़ा रहा हूँ तो नंबर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर है? तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी प्रॉपर नंबर को समान संख्या से बढ़ाते हैं तो क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है। कौन सी संख्या बढ़ेगी, रिजल्टेंट, रिजल्ट वाली की बात कर रहे हैं। और इम्प्रॉपर को समान संख्या से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट नंबर घट जाएगी। क्लियर है? ये 2 बात बिल्कुल ध्यान रखना। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ा, एक तरीका पढ़ा। अब पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन। अभी तो मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में क्या है, डिफरेंस बराबर है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। एग्जाम में तो हमेशा बराबर आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस बराबर ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक नंबर में लेता हूँ 17/23, ठीक है, और एक यहाँ लेता हूँ 21/25। ठीक है, अब ध्यान से समझना,
17/23 है, 21/25 है। अब यहाँ जब देखोगे आप, यहाँ देखो 17 से 21 कितना गया है गैप, 4 का। और यहाँ कितना गैप गया है, 23 से 25 2 का। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना तो जो छोटा वाला न्यूमरेटर है उसको हम इधर ही लिखते हैं, बाएं साइड लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड में छोटा वाला न्यूमरेटर लिखिएगा, इससे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है ना, इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। अब 17 से 21 है और इधर 2 बड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जनरली क्या है, अगर आप देखो तो परसेंटेज से समझो तो क्या है, 4 का इंक्रीजमेंट हुआ है कितने पे, 17 पे, 100 पे कितना होगा, यही है। और इधर देखो कितने, 2 का इंक्रीजमेंट हुआ है कितने पे, 23 पे, तो 100 पे कितना होगा। ठीक है, आप या तो यहां से परसेंटेज निकालो, या तो मैं आपसे कहूंगा कि ये ध्यान दो आप, 4/17 का इंक्रीजमेंट हुआ है, यहाँ कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 2/46 का। ठीक है, सॉरी 2/23 का। अगर न्यूमरेटर में बराबर करो तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4/46। आप बताओ कि न्यूमरेटर में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 4/17 का। डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 4/46 का। दोनों में बड़ा कौन है, 4/17 या 4/46। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि अगर न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 17 छोटा है, इसका मतलब न्यूमरेटर क्या है, बड़ा। न्यूमरेटर में ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, बड़ा। ठीक है, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो, ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है, ये वाला नंबर आपको यहाँ पे इंक्रीज मिल जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दो। एक चीज और, ठीक, इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ये तो परसेंटेज से मैं बताने की कोशिश की आपको, बट जेन्युइनली मैं आपको ये बताना नहीं चाहता था। क्या बता रहा हूँ, देखो 21/25। जनरली आप देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 का। अब ये वाला गैप देखो, जो आप एज वाला निकालते हो, है ना, एज वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो वो वाला, ये देखो कितना गैप है, 4 का। अब 6 और 4 का गैप है, इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर। ठीक है, इस गैप को बराबर करना है तो मुझे क्या करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इधर कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 34, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 21×3 ये कितना हो गया, 17 दूनी 34 न्यूमरेटर, और इधर न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। इधर 64, इधर 34 और इधर कितना हो गया, 63। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर है। अब प्रॉपर में क्या होगा कि जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर भी बड़ा होगा। ध्यान देना, प्रॉपर में क्या होगा, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, यहां भी प्रॉपर इम्प्रॉपर देखना है। अगर ये तरीका अपनाते हो, एज वाला तरीका अपनाते हो, एज मेथड से, एज मेथड, इफ यू हैव अप्लाइड एज मेथड, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर, एक एक चीज ध्यान से समझते चलना, बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर। ठीक जनाब, ओके, तो बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर होगा। अगर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर स्मॉलर नंबर। तो जिस नंबर का जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, अगर वो प्रॉपर है तो वह फ्रैक्शन क्या होगा, वो नंबर बड़ा हो जाएगा। और अगर वो इम्प्रॉपर है और उसका न्यूमरेटर बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, देखो प्रॉपर है, प्रॉपर है, न्यूमरेटर इसका कितना है, 63 है, तो ये बड़ा हो जाएगा सिंपली। तो दूसरी बात ये, अभी तक हमने 2 तरीके समझे, दोनों में आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर का गेम मैंने समझाया। ठीक है, इसका और एक आध एग्जाम्पल हम करते हैं तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में आपको। एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे मान लो 4/7, 4/9 ले लो, और दूसरा ले लो आप 7/11। ठीक है, इसको बनाओ 4/9 एंड 7/11। इसमें देखो आप, इसमें अगर आप देखो तो कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है, 5 का। इधर गैप कितना है, इधर गैप कितना है, 4 का।
अब 5 4 को इक्वल करना है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 5 5 से। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा 16, ये कितना देगा 35। दोनों में बड़ा कौन है, ये। पहले आप मुझे बताओ फ्रैक्शन प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। आप कहोगे सर प्रॉपर, प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर, खत्म, बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक और क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ लेने वाला हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ और यहाँ समझना। अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 17/13 एंड 19/12 नहीं 13 लेता हूँ, देख लो आप, ये तो सेम हो गया। 19/10 ले लो, 10, ठीक है, अब सही है, 19/10, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे देखो आप 19/10, दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, दोनों फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो इनमें गैप कितना है, यहाँ ध्यान दो, गैप कितना है, यहाँ गैप है 17 13 4 का, और यहाँ गैप कितना है 9 का, 4 9 का गैप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 17 9 जा कितना हो जाएगा 153, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो 19 4 जा कितना हो जाएगा 76, हो जाएगा कि नहीं। आप मुझे बताओ कि अगर कोई फ्रैक्शन कैसा हो, अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो और न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, तो वह फ्रैक्शन क्या होता है, छोटा। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा। और वैसे भी जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा बताओ 1.9, और ये कितना देगा 1 जा और 4 1.3, आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो ये तरीका बहुत काम का है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या समझ में आया, 2 चीज़ हमने समझाया कि अगर कोई प्रॉपर एज वाले मेथड अगर देख रहे हो और कोई फ्रैक्शन प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर, अगर इम्प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर स्मॉलर नंबर। तो ये 2 बातें आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है और बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, इसमें भूलना नहीं है, एकदम एक एक चीज़ क्लियरली समझते चलना है, ठीक है। चलो एक और चीज़ हम समझते हैं, ध्यान देना। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मान लो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ ले लिया मैंने 1 2 3 5, यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 5 4, यहाँ ले लेता हूँ क्या 3 5 7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 5 7। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 5। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एलसीएम मेथड लगाओ तो क्या काम करेगा, आप टेंशन में आ जाओ, ठीक है ना, या बेस मल्टी इक्वल कर लो या न्यूमरेटर इक्वल कर लो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ ये सब तरीके बहुत काम आएंगे और आप एग्जाम देखोगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 है, यहाँ 1 2 3 5 है, 3 5 4 3 5 7। आप मुझे बताओ कि ये फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर फ्रैक्शन है प्रॉपर। अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो आपके दिमाग में आइडिया चल जानी चाहिए। अब बताओ क्या हम ये गैप से क्वेश्चन बना सकते हैं ये, तो आप कहोगे नहीं सर टेंशन हो जाएगी, नहीं बना सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कितना बड़ा गैप होगा, बहुत बड़ा गैप होगा। तो आप इस तरीके से भी नहीं बना सकते, एक ही रास्ता है ये। तो ये तीनों रास्ते आपको आने चाहिए। अभी मैं 2 रास्ता बता चुका हूँ, एक बचा हुआ है। तो ये देखो 1 2 3 4 अपॉन 1 2 3 5 में गैप कितना है 1 का, इधर गैप कितना है जनाब 3 5 4 3 5 7 में गैप कितना है 3 का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 1 से। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब वैसे ही ये ज़्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई फ्रैक्शन क्या हो, इम्प्रॉपर हो, सॉरी इम्प्रॉपर तो नहीं है, प्रॉपर है। अगर कोई फ्रैक्शन प्रॉपर है तो बिगर न्यूमरेटर बिगर नंबर होता है, तो खत्म, ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बड़ी हो जाएगी। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आप बना लोगे। ओके, सो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन और बनाना 1 2 3। जैसे मान लो कि यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ कितना बड़ा है, छोटा वाला पहले न्यूमरेटर तो इधर रखना है। मैंने आपको कहा था कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा हो उसको इस साइड में रखना। ये कितना बड़ा है 6, और ये कितना बड़ा है 3। अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, ठीक है। 123 दिया कितना हो जाएगा, जो भी होगा 23 69 369 होगा, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। अब आपको देखना है यहाँ कि क्या ये फ्रैक्शन 1 से छोटा है या बड़ा है। तो आप कहोगे सर ये छोटा है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि ये वाला फ्रैक्शन 1 से छोटा है या बड़ा है, इसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर आपको नहीं देखना है। क्लियर है, इसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर नहीं देखना है, दो जगह प्रॉपर इम्प्रॉपर देखना है। सेम अगर डिफरेंस है तो, या फिर एज वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो। इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं देखना है, सिंपली आपको देखना है क्या ये नंबर 1 से बड़ा है या नहीं। ये 1 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, इस फ्रैक्शन से छोटा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है 125 अपॉन 1125, यहाँ पे मैं लेता हूँ 135 अपॉन 1145 मान लो। तो यहाँ देखो कितना गैप है, यहाँ गैप है कितना, 1125 से 135 में कितना गैप हो गया है 10 का। और यहाँ कितना गैप है, यहाँ देखो 25 से 40 का। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये 14 आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो 125 चौको कितना आ जाएगा आपको पता है, 500 आ जाएगा। और ये कितना होगा, बड़ा ही होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये फ्रैक्शन 1 से बड़ा है, तो नहीं, ये छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, ये डाटा छोटा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा यही है कि आपको देखना है फ्रैक्शन ना, अगर ऐसा आ रहा है तो देखना है 1 से बड़ा है या छोटा है, इजिली आप आंसर बना सकते हो। एक और फ्रैक्शन ले लो 123 अपॉन 147 और 129 अपॉन 150। अब आप हमें बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो आप देखो 123 से ये कितना गैप है 6 का, और इधर कितना है 47 और ये 3 का। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, 123 तिया होता है 369, और ये कितना हो जाएगा जनाब 600 कुछ होगा। ये 1 से क्या है, छोटा है, तो ये फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। ये 3 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने बताए, बहुत काम के कॉन्सेप्ट हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ये 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है, और 1 घंटे में हमने ये इतने कॉन्सेप्ट समझे, बहुत काम की चीज़ें हमने डिस्कस किया है। ये आपको आने ही चाहिए, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं बरतनी है। चलो अब एक आध क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ध्यान दो। जैसे मान लो अगर मैं पूछ रहा हूँ 7/9 और यहाँ पे लिख देता हूँ 9/11, और मैं पूछ रहा हूँ ए और बी कौन बड़ा है, ए और बी में कौन बड़ा है बताओ। तो मैं देख रहा हूँ ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर में मैं सेम नंबर बढ़ा रहा हूँ। प्रॉपर में अगर मैं सेम बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, जो बड़ा है वो बड़ा होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर में जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, तो बी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ए से। ठीक है, तो बड़ा आसान सा बात है, आप ये तीनों चीजें कर लेना, बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, और अगली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तीनों चीजें आप ध्यान रखना, या फिर एक क्वेश्चन करा दूं बताओ। चलो एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन लूं आपके सामने 17/14, एक क्वेश्चन में ले लेता हूं 17/14, चलो, या ऐसे ले लो 3/5 and 7/9 and 11/13 and 14/16। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको आप लगा दो इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, वीडियो पॉज करना और सॉल्व करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं देखूंगा कि सिंपली गैप देखूंगा, गैप कितना है इधर 2 का, इधर भी गैप कितना है 2 का, इधर गैप कितना है 2 का, इधर भी 2 का, और नंबर कौन सा है, ये ABCD ले लो। और नंबर कौन सा है, नंबर कौन सा है, सभी नंबर, ये यहाँ जितने भी नंबर है सभी प्रॉपर है। और मुझे पता है कि प्रॉपर में अगर एज वाला कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, तो प्रॉपर में क्या होगा कि जो नंबर छोटा है, जो अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पूरा, अगर एज वाले से देख रहे हो तो प्रॉपर में क्या होता है कि जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर, सॉरी, अगर डिफरेंस देख रहे हो एज वाले से तो बिगर, यही तो है, बिगर न्यूमरेटर क्या होता है, बिगर नंबर होता है प्रॉपर में। तो बिगर न्यूमरेटर क्या होता है, बिगर नंबर होता है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। अब इसमें आप देखो बिगर न्यूमरेटर इंक्रीजिंग में लिखना है तो हमें सबसे पहले छोटा लिखना पड़ेगा। छोटा न्यूमरेटर किसका है, इसका है, ए का। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, बी का। उसके बाद कौन सा है, सी का। उसके बाद कौन सा है, डी का। तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। देखो 5 6 जा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9
70 है तो 9 5 9 6 जा 54 एंड 6, और ये मतलब ज़्यादा ही होगा। ये कितना हो जाएगा 13 9 जा, आप देख लो 1 1 13 8 जा, बड़ा ही होगा, समझ गए ना। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आप इजीली लिख सकते हो। आप ध्यान रखना, तीनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज के बारे में। परसेंटेज चेंज क्या होगा, ध्यान दो। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई नंबर को मैं 10% बढ़ाता हूँ एंड अगेन 10% बढ़ाता हूँ, तो ओवरऑल चेंज क्या होगा, ठीक है। ओवरऑल चेंज क्या होता है, तो जैसे कोई नंबर 10% बढ़ेगा तो चेंज के लिए आपने पढ़ा होगा a प्लस बी, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई 2 नंबर दिया है तो यहाँ से आप चेंज निकाल सकते हो। जैसे मान लो 10 प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100, तो कितना हो गया ओवरऑल 21% का चेंज आ जाएगा। बट ये जो है डाटा, ये वही काम करेगा जहाँ डॉट वैल्यू होगा। अब डॉट वैल्यू क्या है, जैसे देखो 10%, 20%, 25%, 30, 35, 40, ये क्या है, डॉट है। अगर डेसिमल वैल्यू है तो ये सॉल्व तो करेगा बट काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर फ्रैक्शनल है तो और भी मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना, तो बहुत दिक्कत होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम कुछ और तरीके देखेंगे जिनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और क्या क्या तरीके होंगे डिस्कस करते हैं अभी। तो पहला तो ये है, आप इजीली निकाल सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप सक्सेसिव लगा लो। 10% का मतलब 10 से 11, चेंज मतलब इंक्रीज हुआ है, मैंने कहा इंक्रीज हुआ है। तो 10 से, अभी मैंने कहा था कि 10 है और कोई नंबर 11 हो गया, 10% 1/10 होता है, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया। सिमिलरली 10 से 11 हो गया, इसके लिए भी ओवरऑल देखो तो 100 से कितना हो जाएगा 121, तो कितना बढ़ गया 21, कितने पे 100 पे, 100 पे कितना हो जाएगा 21%, खत्म। तो 21% का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर आप चाहो तो इफेक्ट से भी निकाल सकते हो। इफेक्ट से कैसे निकालोगे, देखो इफेक्ट से निकाल सकते हो। इफेक्ट मतलब सक्सेसिव एक ही बात है। अगर आप 10% लगाओगे तो क्या हो जाएगा 11/10, और ये कितना हो जाएगा फिर 10%, फिर 11/10, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ 121/100, यानी कितना हो जाएगा 21%, ठीक है। यहाँ से भी निकल जाएगा। तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आता है तो आप इससे काम चलाओगे, इससे काम चलाओगे। अगर डॉट वैल्यू आता है तो इससे काम चलाओगे। ये चेंज के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, आपको बिल्कुल आनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये एकदम पक्का आनी चाहिए आपको। तो बढ़ते हैं अब सीधे। अभी आज का मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ। अब ये प्रोडक्ट के बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगा, और यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए ये ओके, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अभी सीजीएल मेंस 2018 के लिए हुए हैं, जो रिसेंटली एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसके आधार पर। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। अब ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रिक जान गए, कोई चीज़ जान गए तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको कुछ कैलकुलेशन आनी ही चाहिए, और कुछ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है आजकल के एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन क्विज देना शुरू किया है, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन वीक है, या फिर अभी आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा, क्वेश्चन देखोगे तो कि हाँ कैलकुलेशन की नीड है, तो फिर ज़रूर आप वो क्विज दीजिए, रेगुलर ले दीजिए। जिनका स्ट्रांग है वो भी दीजिए। 2 स्टेप में तैयारी होती है। पहला कि मुझे क्वेश्चन बनाना सीखना है, दूसरा कि मुझे टाइम रिड्यूस करना सीखना है। क्वेश्चन बनाना तो इंसान आप सीख जाओगे जल्दी, टाइम रिड्यूस करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप बन जाएगा, आपको मैं 50-100 क्वेश्चन दे दूँ, कह दूँ लाओ 2 दिन में बना कर ला दीजिएगा, आप बना लोगे, ठीक है ना। बट जब 1 घंटे में और 2 घंटे में परफॉर्म करने की बात होती है तो वहाँ टैलेंट दिखता है, ठीक है ना। तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। और कैलकुलेशन एक दिन में इम्प्रूव होने वाली चीज़ है नहीं, आपको रेगुलर क्विज देना है। मैं क्विज दे रहा हूँ तो आपको देना है, ठीक है। आपका 1 मिनट भी नहीं जाएगा एक क्विज देने में। 30 सेकेंड में लड़के क्विज देते हैं, और मुझे विश्वास है आपके पास 30 सेकेंड होगा, ओके। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है ए इज 28% मोर देन बी, ए बी से 28% ज़्यादा है। आप चाहो 28% को फ्रैक्शन में बदल के बनाओ, या फिर सबसे अच्छा है आप 100 ले लो। तो ए कितना हो जाएगा 128, 128% ज़्यादा है तो 128 होगा।
एंड सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सम कितना है 228, तो 228 से 25% लेस है। 25% का मतलब 1/4, 1/4 से लेस करोगे तो 4 से 1 गया, कितना आएगा 3/4 या 75% कर लो। मुझे पता है ये 4 5 जा 24 7 जा एंड 53 जा होता है 150 एंड 7 3 जा 21 एंड ये 171 होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई व्हाट परसेंट विल सी मोर देन ए। सी देखो ए से कितना ज़्यादा है, आप देखो ये 128 है, ये कितना है 171 है, तो कितना ज़्यादा है 11 से 8 3 एंड ये 6 से 2 4, 43 आ गया। 43 अपॉन 128 तो 100 पे कितना होगा। मुझे पता है 32 चौको 128 होता है, 25 चौको 100 होता है, 25 3 जा 75 होता है, 100 एंड 7 107 होगा। अपॉन कितना आ जाएगा, सॉरी 32 चौको तो 32 लिखना था मुझे नीचे, मैंने बाई मिस्टेक 4 लिख दिया, ठीक है, ये आएगा 32। ओके, तो 32 से मुझे क्या करना है, अब डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो आप 32 से। 32 तियाँ कितना होता है 96, 96 4 7 4 11 115, यानी 32 तियाँ फिर जाएगा 33 के समथिंग में आएगा। 33.6% आपका आंसर बन जाएगा, तो 33.6% आंसर मिलेगा। क्लियर है जनाब, एक ही ऑप्शन है 33 लगा लो, 33.6% आएगा। देखो ऐसे सवाल में कोई ट्रिक कोई जादू काम नहीं करता है, आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आना ही चाहिए, है ना, और ये थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन आएगा तो आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज बाय 20% while its height is increased by 40%, देन परसेंटेज चेंज इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है किसी सिलेंडर का, आपको पता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, बट मुझे पता है कि यहाँ पे रेडियस और हाइट में चेंजिंग हुआ है। पाई तो वही अभी भी पाई आर और एच कितना भी हो जाए पाई तो सेम ही रहेगा। तो अगर परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाता है तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि अगर ये 5 है, मान लो पाई 5 है तो ये 25 हो जाएगा, है ना, और ये 6 है तो भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अगर दोनों को रेशियो है काट दोगे तो कितना 5 6 ही आएगा, इस 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका कोई मतलब नहीं है, जैसे पाई कांस्टेंट है, पाई का मान हमेशा 22/7 ही लिखते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे वॉल्यूम में चेंज निकालनी है तो पूरा गेम किसका है, R इंटू एच का है। अब मुझे R पता नहीं है क्या है, 20% इंक्रीजमेंट हुआ है, आप चाहो तो ऐसे बना लो 20% 1/5 होता है तो 5 से 6 हुआ होगा। हाइट कितना 40% सॉरी डिक्रीज हुआ है, यहाँ देखो ये कितना हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो 5 से कितना हो जाएगा 4, 5 to 4। हाइट 40% इंक्रीज हुआ है यानी कितना हो जाएगा 40%, 2/5 यानी 5 से आ जाएगा 7। अब ये कितना हो गया 125 और ये कितना हो जाएगा 16 7 112, तो 125 से 112 हो गया। आप देखो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, कम हो गया है, कितना कम हुआ है 13 कम हुआ है कितने पे 125 पे, 100 पे कितना होगा बस निकाल लो। 25 5 जा 25 4 जा 5 से ये खत्म हो जाएगा कितना 2.6 और 26 चौको होता है कितना 4 छक्के 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 10.4। तो डिक्रीज हुआ था कितना 10.4% का, तो 10.4% का क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान दो, आप चाहो तो ये वाला तरीका अपना सकते हो, कोई बुराई नहीं है, या फिर आप चाहो तो R को आप कहो कि भाई पहले सब 10 था, R भी 10 था हाइट भी 10, अब देखो ये कितना बढ़ाया गया 20 घटाया गया 20%, तो ये 8 हो गया, 8 हो गया, और हाइट कितना कम कर दिया गया है, सॉरी ये हाइट बढ़ाया गया है 40, तो यानी 10 से कितना हो गया 14 हो गया। आप देखो ये वाला वैल्यू कितना होगा 1000 और ये वाला वैल्यू कितना होगा 64 इंटू 14 4 जा कितना होता है 56, 5 14 6 जा कितना होता है 84 एंड 5 कितना आ जाएगा 84 एंड 5 89, ठीक है यही आएगा, देख लेना आप 64 चौचौ को 56 5 और 4 6 84 और 5 ये आ जाएगा। कितना कम है, कम हुआ है तो देखो 94 और 4 96 और 4 104,
104 की कमी है, बस खत्म। अब कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इस तरीके से बनाओगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी 10.4% का क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा बिल्कुल इजीली। क्लियर है? तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आप इजीली बना सकते हो, दोनों में कोई भी तरीका लगा लो, या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, ये डबल चेंज निकाल लो। जो अभी आप मैंने चेंज वाला बताया था, 20% कम हुआ है तो 2 बार 20% कम होगा तो क्या होगा, चलो मैं बता ही देता हूँ। सब मल्टीप्लाई है, तो आप बताओ कि अगर ये 20% कमी हुआ है यानी कितना हुआ होगा, 5 से 4। तरीका सब एक ही है, काम एक ही कर रहे हो, बस तरीके सब थोड़ा सा डिफरेंट है। 5 से 4 हुआ है आर, दूसरा आर फिर 5 से 4 हुआ है, एंड देन एच कितना हो गया, 5 से 7, यही है 5 से 7। ओके, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 125 देगा, ये 112 देगा। 125 से 112 हो गया, कितना कम हुआ, 13 कम हुआ। 125 पे 100 पे कितना होगा, 10.4, खत्म। 10.4% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कैसे भी निकाल लो, आपकी श्रद्धा है, इजीली बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, बट कोई भी तरीका अपनाओ, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, व्हेन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। सिंपली 10% इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होगा समझो। अगर देखो सम है, पेरीमीटर क्या होता है, समेशन होता है, योगफल होता है। तो जैसे मान लो ए है और बी है, मैं कहता हूँ ए 50 है और बी कितना है, 60 है सपोज। अब मैं ए में कितना बढ़ा रहा हूँ, 10%, और बी में भी कितना बढ़ा रहा हूँ, 10%। ओवरऑल कितना बढ़ेगा आप बताओ। 50 का 10% 5, 60 का 10% 6, कितना बढ़ गया, 11। 11 बढ़ गया किस पे, 110 पे। 100 पे कितना बढ़ेगा, 10। क्या बात समझ में आ रही है? तो सेम होगा, कोई भी डाटा ले लो आप, अगर मैं समेशन को बढ़ा रहा हूँ, ये भी उतना बढ़ रहा है, ये भी उतना बढ़ रहा है, तो ओवरऑल भी उतना ही चेंजिंग होता है। तो 10% क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्या दिया है। इफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन टीएसए। तो टोटल सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज हमें बतानी है। अब देखो कई तरीके से सवाल लगा सकते हो, आप चाहो तो सिंपली क्या करो कि सबको 10-10 ले लो, फिर भी बना लो, कैसे भी बन जाएगा। बट मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 20% सब में चेंज किया गया है। मुझे पता है टीएसए क्या होता है। टीएसए होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। और L और B का प्रोडक्ट हो रहा है। तो अगर 20% का दो प्रोडक्ट में डबल चेंज निकालेंगे हम, तो कितना होता है, 44 होता है। यहाँ भी 44 आएगा, यहाँ भी 44 आएगा, यानी ओवरऑल चेंज कितने का हो रहा है, 44% का हो रहा है। ये आपके सवाल का उत्तर होगा, बिल्कुल इजीली आप बता सकते हो, 44 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If length and breadth of a rectangle is increased by 10%, 20% respectively, and perimeter is increased by 18%. If perimeter is 60 cm, find the area of rectangle. यहाँ मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ ध्यान दो इस सवाल को। अभी ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। अब बताओ, आयत की लेंथ चौड़ाई कितना बढ़ा दिया गया, 10%। ठीक है, 10% बढ़ाया गया है और पेरीमीटर में ओवरऑल चेंज 10 आ गया। अगर मान लो कि आयत की लंबाई में, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे लेंथ में मैं 20% का चेंज करता हूँ, 20% इंक्रीज करता हूँ, और ब्रीथ में 10% का इंक्रीजमेंट करता हूँ, तो ओवरऑल पेरीमीटर में कितना इंक्रीजमेंट होगा, ये बताओ मुझे। पेरीमीटर में कितना इंक्रीजमेंट होगा? तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? देखो, इस सवाल का जवाब होगा CND। इसके बहुत सारे आंसर आएंगे। अगर मान लो कि मैं 10 मानता हूँ लेंथ, और चौड़ाई भी 10 मान लेता हूँ, या 20 मान लेता हूँ सपोज, तो यहाँ लेंथ और ब्रीथ है, और यहाँ 20% बढ़ाओगे तो ये 12 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 10% बढ़ाओगे तो 22 आ जाएगा। अब यहाँ जब पेरीमीटर निकालोगे ना, यहाँ निकालोगे तो कितना होगा, 30, और यहाँ कितना हो जाएगा, 22-12 हो जाएगा, 32-34, 34 दूनी 68। तो यहाँ कुछ और आएगा, 34/30 का आएगा। और अगर मैं इसको 10 के बजाय कुछ और ले लूँ, मान लो कि मैं इसको 10 लेता हूँ, इसे भी 10, तो कितना आएगा, ये 20% बढ़ाऊंगा तो 12, और यह इसको कितना बढ़ा दूँ, 10%, तो कितना आ जाएगा, 11। अब ये देखो कितना आएगा, स्टार्टिंग में 20
और ये कितना आ जाएगा 12 और 11 कितना आ जाएगा 12 11 आ जाएगा 33, है ना, 12 11 23 नॉट 33। अब देखो इन दोनों में क्या 3/20 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इंक्रीजमेंट आप देख रहे हो कितना डिफरेंट हो रहा है। इंक्रीजमेंट 20 और 10 है, अगर डिफरेंट है इसका मतलब आंसर CND देगा। अगर सम है तो, अगर प्रोडक्ट होता है एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, गुणा होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लेकिन परिमाप क्या होता है, योगफल होता है, ये लिखते हो ना 2 ब्रैकेट में L+B। तो ध्यान रखना अगर ये डिफरेंट डाटा है तो फिर CND इस सवाल का उत्तर होगा, अगर सेम डाटा है तो फिर इस सवाल का उत्तर वही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन पे क्विज डले हुए हैं अकेडमी प्लस चैनल पे, आप जाके दे सकते हो, ओके ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन हमने देख लिया था, इस क्वेश्चन को देख रहे थे। लंबाई चौड़ाई में 10% और 20% बढ़ा दी गई है, फलस्वरूप परिमाप में 18% वृद्धि हो गई। तो यदि परिमाप 60 है तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलो आप 1 मिनट का टाइम ले लो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, जरूर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। देखिए मुझे पता है परिमाप क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ का समेशन होता है। लेंथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है 10% और ब्रीथ में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है 20%। ओवरऑल इंक्रीजमेंट कितना हो गया है, परिमाप में कितना इंक्रीजमेंट हो गया 18%, ठीक है। मैं अगर यहाँ एलिगेशन यूज करता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ 8 और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यहाँ 2। इसका मतलब क्या है 1 4। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लेंथ है तो 4 क्या है, चौड़ाई है। ये पहले की बात है, अगर पहले और नया कुछ दिया नहीं है इसका मतलब यही पूछ रहा है, पहले वाला ही पूछ रहा है। तो 1 यूनिट लंबाई है, 4 यूनिट चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई कितना आ जाएगा 5। और आपको पता है कि परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई, तो 4 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 60, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा जनाब 6। इसका मतलब लंबाई 6 है और चौड़ाई कितना है 24 है, तो एरिया कितना आ जाएगा 24 छक्के 144। सवाल का उत्तर आ जाएगा 144, तो एरिया आ जाएगा 144। ये आपके सवाल का आंसर बनेगा 144। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आयत की लंबाई चौड़ाई में 10% 20%, सेम क्वेश्चन है बस यहाँ 17 कर दिया गया है। हाँ और भी चेंज है, आयत का एरिया दिया है 5 to 5। देखो आप लेंथ और ब्रीथ इसमें कितना चेंज हुआ है 10%, इसमें कितना चेंज हुआ है 20% और पेरीमीटर में चेंज हुआ है 17। अब यहाँ पे ध्यान दो कितना बनेगा 7 और इधर कितना बन जाएगा 3। 7 और 3 कितना हो गया, सही है 17 3 10 10 7 17, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 7 और 3 कितना आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ क्या दिया है, परिमाप तो पूछा है हमसे लेकिन क्षेत्रफल दिया है। तो पहले का क्षेत्रफल कितना होगा, अगर ये 7 यूनिट है 3 यूनिट तो 21 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, 21 यूनिट स्क्वायर। इसका वैल्यू दिया है 5 to 5, तो मल्टीप्लाई करो 21 दूनी 42, 21 पंजे, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा जनाब 5 आ जाएगा। 1 यूनिट 5 आ जाएगा तो 3 कितना हो जाएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा 5 7 35। या फिर ऐसे निकालते 7 3 10 दूनी 20 पंजे 100 निकाल लो, 35 15 कितना हो जाएगा 50। 2 ब्रैकेट में L+B होता है, 50 कितना आ जाएगा 100। ये आ जाएगा क्या पेरीमीटर, ठीक है। तो 100 इस सवाल का उत्तर है। और ये पूरा क्लास आज काफ़ी थोड़ा लंबा क्लास हो गया और ऐसे ही क्लासेस चलेंगी। अगर मुझे जल्दी एग्ज़ाम से पहले आपके कराना है तो फिर टाइम तो थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेसिक भी बता रहा हूँ। अब अगले दिन से मैं सीधे 2011 से 2018 तक सभी Tier 2 के क्वेश्चन और CGL के क्वेश्चन सब जितने भी हैं टोटल मैं कराने वाला हूँ इस चैनल पे। और मुझे विश्वास है इतने देर में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस क्लास से सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे से आपको जो भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।